कराही देवभूमि, आफत में पड़ा आपदा प्रबंधन, पहाड़ पर जल प्रलय। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पहाड़ पर पानी नहीं, मौत बरस रही है। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बरसात होने से लोग खुश भी नहीं हो पाए थे कि खौफ में उन्हें आना पड़ा। पानी जब पहाड़ों और चट्टानों से गुजरकर पहाड़ को खिसकाने लगा तो आ गई प्रलय। कहीं पानी के तेज बहाव में गांव के गांव बह गए, तो कहीं बाढ़ के पानी की लहरें साथ में पुल को बहा कर ले गईं। कहीं इमारत रेत के महल की तरह ढह गई और कहीं बादल सिर पर फटा तो मौत मंजर बनकर छा गई। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी लहरें साथ में पुल को बहा कर ले गईं। कहीं इमारत रेत के महल की तरह ढह गई और कहीं बादल सिर पर फटा तो मौत मंजर बनकर छा गई। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा मां कहलाने वाली नदियां इस कदर अपने बेटों से नाराज हैं कि उनको तबाह करने पर तुली हुई हैं। पानी पहाड़ को पी गया है। जल प्रलय जैसा मंजर उत्तराखंड में बन गया है। कुदरत के कोप से कराही देवभूमि, आफत में पड़ा आपदा प्रबंधन, पहाड़ पर जल प्रलय। उत्तराखंड को फिर से बाढ़ और आपदा के कहर ने घेर लिया है। बाढ़ और आपदा देवभूमि का भाग्य बन गई है। अभिशप्त हैं देवभूमि के लोग। उफनाई नदियां घरों और मंदिरों को लील जाने को आमादा हैं। राहत और बचाव कार्य के सारे वायदे और दावे कहां चले गए नहीं मालूम। हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंसे पड़े हैं और सैकड़ों लोगों के सरों से उनकी छतें वो छिन गई हैं। उत्तराखंड पानी पानी है, कुदरत की मार से भी और अपनी सरकार से भी। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। सूर्य की तरह सत्य है, लेकिन खद्दरधारी चक्रधारी की मार को कुछ कम कर सकते थे। बर्बादी के बंधन में जकड़े लोगों के भाग्य पर राहत लिख सकते थे, लेकिन ये हो न सका। सीमित संसाधन है और बजट की भी कमी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि शिव की जटाओं में लिपटी गंगा और खुद शिव के बीच हर साल जंग छिड़ जाती है। पानी का ये सैलाब गंगाधर को भी बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन फिर भी बीच नदी में हट किए हुए बैठे हैं। शायद त्रिकालदर्शी शिव उत्तराखंड को खंड खंड होते नहीं देख सकते। सरकार ने हर जिले को 3-3 करोड़ रुपए आपदा राहत के लिए बांटे। रुपए बांटने के तीसरे दिन ही कुदरत के कहर से लोग कराहने लगे। शायद ऊपर वाले को भी उम्मीद थी कि 3 करोड़ में से कुछ तो पहुंचेगा ही, लेकिन सब्र की भी सीमा होती है। सीमा टूटी तो सनसनी फैल गई। पत्थर की ओट लिए बैठा आदमी जिंदगी की चाह में है, लेकिन जल सैलाब के आगे जिंदगी जुआ बन गई है। नदी के किनारे बने इस मकान से लोग प्रेम से नदी की सुंदरता को निहारते थे, लेकिन नामालूम नदी की चाहत देखिए घर को चूम लिया और कुछ ही सेकंड में घर ने द्वार समेत पगली नदी का दामन थाम लिया। देवों की भूमि पर देवताओं ने कहर बरपाया तो 23 लोग काल के गाल में समा गए। हजारों के सर से छत छिन गई। 40,000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे थे, लेकिन अब रास्ते में फंसकर कुदरत के तांडव के अनचाहे दर्शन कर रहे हैं। जिंदगी मातम कैसे बन जाती है, इसका पता कोई उत्तराखंडियों से पूछे। शांति के बाद सनसनी उत्तराखंड का नसीब बन गया है। पिछले साल उत्तराखंड में आपदा आई तो राहत के रहनुमा चले गए ओलंपिक का खेल देखने। शायद ओलंपिक का खेल जिंदगी के खेल से ज्यादा आनंद दे रहा था, लेकिन इस बार साहब भी यही हैं और साहब की फौज भी। पिछले साल से अब तक ना तो सरकार की सोच बदली, ना काम करने का तरीका बदला, तो उत्तराखंडियों की किस्मत कैसे बदल जाती। इसलिए फिर से कुदरत ने उस पर लिख दिया है मौत। भरत यादव, समाचार प्लस।
चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। इसके अलावा आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आनंद शर्मा हैं, आप डायरेक्टर हैं मौसम विभाग के, और हमारे साथ डॉक्टर सुनीत नैथानी हैं, आप आपदा विशेषज्ञ हैं। कुछ देर बाद सूर्यकांत धस्माना साहब, आप नेता कांग्रेस हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद। डॉक्टर नैथानी, मैं पहले आपका रुख करूंगा। आपदा विशेषज्ञ हैं आप, सरकार में एक पूरा आपदा प्रबंधन मंत्रालय है। ये कैसा प्रबंधन है, ये कैसा मंत्रालय है कि आपदा आने के बाद हम सक्रिय होते हैं? हम पहले से प्रोएक्टिव मेजर्स क्यों नहीं अपनाते? हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लेकर चलते? हमें पता है हर साल बाढ़ आती है, हर साल आपदा आती है, हम उनके इंतजाम पहले से ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम कुदरत की जो मार है उस मार का असर कम कर सकें? मेरा ये मानना है कि इस आपदा प्रबंध में एक डोमेन है जिसको आप कहेंगे कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस। ये प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस और मिटिगेशन की जो बात होती है, एक पैराडाइम शिफ्ट, एक तरीके का एक बहुत बड़ा बदलाव अभी सारी जितनी भी ये विकासशील हमारे देश हैं या जो विकसित हो रहे देश हैं, उन्होंने इस बात को समझा है विकसित देशों से कि किस चीज की बहुत जरूरत है इस वक्त सारे देश को या सारे विश्व समाज को या इस धरती को जिस पर ये क्लाइमेटिक चेंज बनाम आपदाएं ये जो आ रही हैं और जिनको इंसान भुगत रहा है, उसके लिए जरूरी है कि विभाग का बन जाना या मंत्रालय का बन जाना अपने आप में मैं नहीं मानता कि ये पूर्णता को दर्शाता है। इसके लिए अति आवश्यक है कि बजाय कि सरकारी तंत्र में ये जो डेपुटेशन नाम की जो चीज है, ये जो डिप्यूट लोगों को कर दिया जाता है, वो हाफ हार्टेड वर्क की तरफ इशारा करता है। मैं तो चाहूंगा कि डिप्यूटेड की जगह वर्ड शब्द होना चाहिए डेडिकेटेड। जब तक पूर्ण रूप से एक डेडिकेटेड टीम, जिसे कहते हैं कि आपने स्ट्राइक टीम बनाई हुई है, आपने टास्क फोर्स बनाई हुई है, जैसे आपको मालूम होगा कि एनडीआरएफ एक नाम है जो स्पेशलाइज्ड एक फौज तैयार हुई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दैट इज अ डेडिकेटेड फोर्स। ये डेडिकेटेड फोर्स है जो इस तरीके से काम करती है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा संवेदनशील हिमालय, उस पर स्पेशली उत्तराखंड, अगर यहां आपदा प्रबंधन विभाग है और उस विभाग के तहत पूरा डेडिकेटेड विभाग नहीं होगा तो डेपुटेशन से काम नहीं चलने वाला है, मेरा ये मानना है जी। इसलिए डॉक्टर आनंद शर्मा की जरूरत और उसकी प्रतिपूर्ति और उसका लाभ तभी दिख पाएगा। हाँ जी डॉक्टर आनंद शर्मा, कब तक ये स्थिति और ऐसी बनी रहने वाली है? कितने घंटे और कब राहत मिलेगी? जी अभी 24 घंटे की हमने वार्निंग दी है, 24 घंटे की अभी हमने वार्निंग रखी है और आशा करते हैं 18 शाम से आगे 48 घंटों में मौसम में इंप्रूवमेंट होगी। हाँ, जो आम लोग हैं वो ये कहते हैं कि साहब मौसम विभाग की जो वार्निंग है ना, वो रेलवे विभाग की तरह होती है। अगर रेल को 22 घंटा लेट होना है तो कोई भी अनाउंसर, कोई भी जो विशेषज्ञ है वो ये इकट्ठा अनाउंस नहीं करता। वो कहता है साहब 15 मिनट लेट है, आधा घंटा लेट होगी, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा। यानी जो यात्री हैं वो जहां तहां फंसे रहे निश्चय की स्थिति में। यही काम मौसम विभाग का भी है, पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं। देखिए, आप मुझे काफी बायस लग रहे हैं और जो आप यदि पूरे मीडिया से यहाँ पूछेंगे, गवर्नमेंट से पूछेंगे, आम जनता से पूछेंगे, तो हम लोगों ने 15 तारीख 14 तारीख से आगे 48 से 72 घंटे यानी 15, 16, 17 में बिल्कुल क्लियर कट वार्निंग दी थी और ये कहा था भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, भूस्खलन होगा, पहाड़ का रुख ना करें। हाँ। तो मुझे लगता है आप शायद दिल्ली में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, आपको ये खबर पहुंची नहीं है। नहीं तो ये बताइए, सब जगह से प्रेज मिल रहा है, एवरीबडी। मतलब ये हुआ कि आपकी तरफ से पॉसिबल फोरकास्ट ऑन दिस प्लैनेट, आपकी तरफ से बहुत पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट को, लेकिन आपकी अलर्ट और आपकी तमाम इंफॉर्मेशन के बावजूद सरकार का आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय है वो प्रोएक्टिव मोड में नहीं आया। यह माना जाए क्या?
मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि आपदा एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहाड़ है और उसमें जब सडनली इस तरह की आपदाएं आती हैं वो इतना आसान नहीं है उसको टैकल करना। जबकि मैं देख रहा हूं कल रात भर हम जागे रहे, तंत्र मैं 10-11 बजे तक आपके सेक्रेटेरिएट में बैठा था, कमिश्नर गढ़वाल वहां बैठे थे, सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन वहां बैठे थे, पूरी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। रात भर जो एसपी जो है आपके रुद्रप्रयाग के मेरे साथ टच में थे, संधू साहब सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर के वो मेरे साथ टच में थे। रात भर हम लोग सोए नहीं हैं और हम लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। अभी भी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हो रही थी और पूरा कहां से हेलीकॉप्टर्स लाने, किस तरह से फूड पैकेट बंटवाने, पूरा मंथन चल रहा है शासन के अंदर। डॉक्टर नैथानी, आपको मैं लेकर आना चाहूंगा, क्या मीटिंगों से वाकई प्रबंधन हो जाएगा? हमने पिछले साल भी देखा, पिछले 10, 12, 14 सालों से यही देख रहे हैं, हर साल मीटिंग होती है, सचिव हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, फलाने सेक्रेटरी हो, ढिकाने अधिकारी हो, ये केवल मीटिंग ही करते हैं। एयर कंडीशनर हॉल में मीटिंग करते हैं, बढ़िया काजू बादाम का वहां पे नाश्ता होता है और उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, सूरत हाल वही के वही रहते हैं। सवाल यहां पर महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं मीटिंग का पक्षधर तो हूं, लेकिन उसका स्वरूप मैं आपको दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी जरूर। उसका स्वरूप अब कुछ दूसरा होना चाहिए। उसको कहते हैं सिमुलेशन एक्सरसाइज। सिमुलेशन एक्सरसाइज का मतलब है कि आप रियल वर्ल्ड सिनारियो क्या देख रहे हैं, क्योंकि जब आप विकसित देशों की तरफ देख रहे हैं, जब जापान जैसे देश को आपने देखा, चाइना को आपने देखा, न्यूजीलैंड को आपने देखा, मैं इन विदेशों में कुछ जगह मैं यात्रा करके आया हूं और मैंने वहां ये पाया, ट्रेनिंग का मकसद वो सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, टेबल टॉप सिमुलेशंस जिसको बोलते हैं। और सौभाग्य से हमारे देश में अभी एनआईडीएम और एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिनका एक हिस्सेदार मैं भी रहा हूं, उस ट्रेनिंग का एक पार्ट रहा हूं, इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से इस बात को आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि ट्रेनिंग के साथ सिमुलेशन का होना या रेगुलर ड्रिल का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि खाली पेपर और कागज पे किसी बात को कह देना और उसको पटल पे लाना के लिए रिहर्सल करनी जरूरी होती है। रोज राष्ट्रगान जैसे हम गाते हैं स्कूल में जाने के बाद, या जैसे फौज जिस तरीके से कार्रवाई करती है, हमारे देश में फौज को अगर सीमाओं पर लड़ना है तो उसको गोली चलानी पड़ती है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी तरीके से आपदा प्रबंधन अपने आप में वॉर फुटिंग एक स्टेप है, वॉर फुटिंग बेसिस पे काम इसमें होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको आपदा प्रबंधन में कार्य करना है, मैं पक्षधर हूं पक्के तौर पे इस बात का कि मास्टर ट्रेनर या ट्रेनर्स या जो टीम हमारी गांव स्तर पर, राज्य से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके और विलेज आपदा प्रबंधन, ग्राम आपदा प्रबंधन जो समिति बन रही है, उनको एक बार बना करके काले अक्षरों पर वो दिखनी नहीं चाहिए, उनका रेगुलर ड्रिल होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। रेगुलर ड्रिल जरूरी है, रेगुलर ड्रिल जरूरी है। रियल सिचुएशन में हमको डील करना होगा। हम कागजी कार्रवाई भर करें, पत्थर लगा के भूल जाएं, विधानसभा विधान भवन बनता रहेगा पीछे से, ऐसी स्थिति ना हो। हमको काम करना होगा। अगर वाकई आपदा को प्रबंधित करना है तो, आपदा के असर को कम करना है तो। लेकिन सरकारें किसी की भी हो, धस्माना साहब से बात करेंगे। धस्माना साहब, सरकारें किसी की भी हो, यहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्यों ऐसा? जी, देखिए, ये अतुल भाई, मैं 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड के साथ, नवोदित राज्य के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा है कि यहाँ पर राज्य बनने के बाद, हालांकि राज्य बनने से पहले भी एक दशक में 2 बड़े भूकंप हमने देखे थे 90 के दशक में, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से पिछले एक दशक में ये आपदाएं आई हैं, मैं समझता हूं कि राज्य में अलग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय के गठन के पीछे मंशा ही ये थी कि यहाँ पर एक स्थायी रूप से आपदा प्रबंधन, उसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स कहिए, या जिस प्रकार से डॉक्टर नैथानी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए परमानेंट एक यहाँ पर गठन किया जाए। मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है उत्तराखंड जैसे राज्य में, क्योंकि सेस्मिक दृष्टि से भी जिस प्रकार से ये सेंसिटिव जोन है, पूरा उत्तराखंड एक बहुत संवेदनशील भूकंपीय दृष्टि से भी है। और जिस प्रकार से हर बरसात में, ये आज नहीं है, मैं 1900 लगभग जब से राजनीतिक जीवन में हूं, मैं कम से कम 1.5 दर्जन
आपदाओं में खुद रिलीफ वर्क में गया हूं, चाहे वो मोरी का क्लाउड बस्ट रहा हो, चाहे वो बूढ़ा केदार का क्लाउड बस्ट रहा हो, चाहे वो ऊखी मठ की आपदा रही हो, चाहे वो चमोली की आपदा रही हो। ये बहुत नितांत आवश्यकता है और राजनीति से ऊपर उठ करके हम तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड में हमको एक स्थायी रूप से आपदा प्रबंधन फोर्स का गठन यहां पर करना पड़ेगा। ग्राम स्तर पर लोगों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपदा को कोई रोक नहीं सकता। कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, प्राकृतिक आपदा से लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्राकृतिक आपदा आने के बाद क्या राहत के बचाव के क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, किस प्रकार से जो फंसे हुए लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जा सकती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस राज्य का है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आज ये मानसून पहले आ गया, ये हमारे